अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। तहरीक इंसाफ ने मुल्क की मुआशी तबाही पर वाइट पेपर जारी कर दिया है। वाइट पेपर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 2018 के दौर में करंट अकाउंट खसारा 19 अरब 20 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 40 करोड़ डॉलर थे। 2013 से 2018 में बरामदात में 10 अरब डॉलर्स की कमी हुई और दरामदात 23 अरब डॉलर्स तक बढ़ी। वाइट पेपर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद 32 अरब डॉलर्स के कर्जों की फाइनेंसिंग की, करंट अकाउंट खसारा मुसलसल कम किया, स्टेट बैंक के ज़खायर को 11 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंचाया, 32 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड बरामदात हुई, 31 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र हुई, रिकॉर्ड 6.15 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली हुई। वाइट पेपर के मुताबिक पीडीएम के 8 माह में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हुआ। सिर्फ 8 माह में स्टेट बैंक के ज़र मुबादा के ज़खायर 6.1 अरब डॉलर तक पहुंच गए। इस अरसे में डिफ़ॉल्ट का खतरा 5% से 90% तक जा पहुंचा। इमरान खान ने आज भी मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुआशी मुश्किलात इलेक्शन को करार दिया। गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वेल्थ क्रिएशन हो नहीं रही, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। जो सारा पावर सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए हुए हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही है। पैसा है नहीं बिजली इस्तेमाल करने के लिए। हम बाहर से जो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर ये पावर स्टेशन चलाना है वो हम चला नहीं सकते। तो एक तरफ लोड शेडिंग हो रही है, दूसरी तरफ कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इंपोर्टेड फ्यूल के लिए। इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ, ये दो चीजों के बगैर जिधर आज अल्लाह ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, इसके बगैर पाकिस्तान को कोई नहीं इस मुश्किल वक्त से निकाल सकता। और इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया वो आज वाइट पेपर जारी कर रहे हैं। जितने भी वाइट पेपर हैं वो आपकी काली करतूतों को सफ़ेद नहीं कर सकते। पाकिस्तान को आपने उजाड़ा, आपने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं IMF नहीं जाऊंगा। उस IMF की शराइत पे दस्तखत भी किए जिसके आज खमियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। उस वाइट पेपर में दर्ज करें, आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि 2018 से लेकर 2000 अप्रैल 22 तक जो आपके काले करतूत हैं, जिनको चोर कहते थे, उन्होंने 40 साल का हिसाब दिया है। आप अपने 4 साल का हिसाब दे दें कि आपने पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की आवाम और नौजवान के रोज़गार के साथ, पाकिस्तान के अंदर तारीखी महंगाई बर्पा करने के अलावा, पाकिस्तान की जो आवाम है उसको बेरोज़गार करने के अलावा आपने मुल्क के साथ किया क्या है? 2018 का हंसता बसता मुल्क आप उजाड़ कर चले गए। सवाल यह है कि मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर लाया कौन? एक दूसरे पर इल्जामात लगाने की बजाय क्या मिसाक मईशत में इसका हल ढूंढा जा सकता है? वज़ीर ख़जाना तो दावा करते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर मुआशी अशारियों की बात करें तो वो कुछ और ही तस्वुर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इतनी ही नाजुक है या हालत भी ज़्यादा ख़राब है? इस पर आज हम बात करेंगे। हबीब साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज ये फरमा रही थी कि कोई वाइट पेपर इनकी दी हुई मुआशी तबाही को सफ़ेद नहीं कर सकता। तो ये तबाही सिर्फ खान साहब तो नहीं लेकर आए। हम अगर पिछले सालों की बात करें तो 2013 से 2014 में जो इसहाक डार साहब ने मईशत के साथ किया, तो ये तबाही तो उसी इसमें उन्हीं चीज़ों का तसलसल है। उसमें एक अहम तरीन चीज़ ये है कि जो PTI की तरफ से पेश किए जा रहे हैं वो नंबर्स हैं, और नंबर्स वो हैं जो ज़ाहिर है हर एक के पास वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे चले जाएं, तो आपको ये नंबर्स उनके आर्काइव्स में मिल जाते हैं और अखबारात में छपे हुए हैं। तो आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है वो पॉलिटिक्स की, एक पॉलिटिकल बयान से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। हाँ, पीछे काले करतूत, सफ़ेद करतूत या अमल, आप इन्हें कुछ भी कहते रहें। अहम बात यह है कि क्या आपके पास इन नंबर्स को झुटलाने का कोई दूसरा नंबर मौजूद है? तो अगर वो कोई नंबर मौजूद होता तो मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रही होती, आज खुद इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते। और जब इसहाक डार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो फिर उनसे बहुत सारे सवालात भी पूछे जाते, और सवालात उनसे पूछे जाते कि आपने जो 200 रुपये कहा था कि जनाब हम डॉलर को ले आएंगे, वो कहाँ पे है? आप डॉलर की वैल्यूएशन 190 रुपये पे कैसे करते हैं? और इस तरह की आप बता रहे थे कि जनाब डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, खाकम बदहन के पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो कैसे बढ़ेंगे? आपके पास प्लान क्या है?
आगे चलते हुए इंडस्ट्री को रिवाइव क्या करना है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे तो इंडस्ट्री के शटर डाउन हो रहे हैं, मशीनें बंद हो रही हैं। तो ये सारे सवाल तो उनसे करने वाले होते। ये जो अगर जो पॉलिटिकल बात है वो तो फिर कोई भी कर सकता है। हाँ जी, आप माजी जितना भी रोशन हो, जाहिर है मुखालिफिन है तो उन्होंने कहना है कि जनाब माजी तो बहुत ही गलत था। कुछ बईद भी नहीं था हबीब साहब के इसहाक डार साहब तमाम सवालों के जवाब में कह देते आई डोंट केयर। बहरहाल हबीब साहब, खुरम शहजाद साहब मुआशी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खुरम शहजाद साहब, इस वक्त मईशत और दहशत गर्दी दो ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे निमटना नागुज़ीर हो चुका है और वक्त भी बहुत हमारे पास शॉर्ट है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हम मसाइल की दलदल में धंसते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर मुआशी तबाही जो इस वक्त हमारे सर पर मंडला रही है, टाइम है हमारे पास इतना कि हम इसी सिर्फ गुफ्तगू में उलझे रहें और कोई अमली कदम ना उठाएं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, हमारे पास बॉटम लाइन ये है कि टाइम ज़्यादा नहीं है और इस वक्त एक्शन का टाइम है। एक्शन का टाइम इनफैक्ट काफ़ी महीने पहले भी था, लेकिन एक्शन का टाइम अगर नहीं हमने टाइम डिले किया है, कुछ महीने हमने गुजारे हैं, तो अभी भी एक्शन का टाइम है कि फ़ौरन वॉर फुटिंग बेसिस पे एक्शन लिया जाए। और वो एक्शन क्या होना चाहिए? आज गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है एनर्जी कंजर्वेशन की, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे, पावर बचाएंगे और मार्केटें जल्दी बंद करेंगे। ये जो है 6 महीने 8 महीने पहले हो जाता तो अभी तक हम काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हालत में होते हैं। और हमारा, आपको पता है ना, एनर्जी जो बिल है, हम जितना बाहर से तवानाई इंपोर्ट करते हैं या जो फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, वो तकरीबन जो है टोटल इंपोर्ट्स का 1/3, 1/4 और 1/3 हिस्सा तकरीबन बनता है। यानी कि अगर हम $80 की जो है वो इंपोर्ट्स करते हैं, $80 अरब की, तो तकरीबन कोई 22-23 बिलियन डॉलर की तो सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। तो देखें, सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना वो एनर्जी बिल है। आपके पास डॉलर्स एक तरफ नहीं है, अपने कर्जों की अदायगियां करने के लिए कम है डॉलर्स बहुत, और आपकी कर्जों की अदायगियां भी ज़्यादा हैं। अगले 2 हफ्ते में आपको $1 अरब तकरीबन देना है और अगले 3 महीनों में आपको तकरीबन कोई $2 से $2.5 अरब मजीद करना है और टोटल आपको $8 अरब जो है अभी 3 से 4 महीने में देने हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिजर्व्स हैं, यानी कि आपके खजाने में जो डॉलर्स हैं, वो तकरीबन कोई $5-5.5 अरब के हैं। $5.5 अरब आप कह लें, और आपने देने $8 अरब हैं। तो इस सिलसिले में आप खुरम साहब ये बताइएगा कि एनर्जी बहुत बड़ा एरिया है जिससे कि ये बताइएगा कि इस वक्त 2 किस्म के नैरेटिव्स हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ लाहौर में बड़ा सेमिनार किया और उसमें ये बताया वाइट पेपर के ज़रिए कि जनाब हमने कहाँ से लिया और हम कहाँ पे लेके गए, और फिर ये जो हुकूमत PDM की है, जब ये आई तो उसने फिर वहाँ से कहाँ से शुरू किया और अंजाम हमारा क्या हो रहा है। तो आप ये बताइएगा कि जो नंबर्स इसमें बताए गए हैं, मोस्टली जो नंबर्स हैं वो तो वही हैं जो स्टेट बैंक के वेबसाइट पे हैं या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के वेबसाइट पे हैं। तो नंबर्स की रोशनी में आपको लगता है कि ये हुकूमत जो है इसने दुरुस्त परफॉर्म नहीं किया? जी देखें, बात यह है कि नंबर्स तो बहुत क्लियर हैं। नंबर्स में महंगाई आपके पास जो है तकरीबन 25% चल रही है, यानी कि पिछले साल जो चीज़ थी वो इस वक्त जो है वो 25% ऑन एवरेज ऊपर है। तो ये तो सीधा सीधा नंबर है। ये तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो एक इंडिपेंडेंट इदारा है वो प्रोड्यूस करता है, और 25% महंगाई तो है। शरह सूद की अगर बात करें तो वो आपके यहाँ 16 ही आराम से। अगर आप बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स की तो डेफिनेटली आपके पास $5-6 अरब स्टेट बैंक के, अगर मैं बैंकों के डालूं तो 11 अरब, तकरीबन 10.5-11 अरब टोटल बनते हैं, या एक्चुअली हम लेते हैं तो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं। अगर आप और बात करें कि जी पेट्रोल की कीमत क्या है, तो वो डेफिनेटली पेट्रोल की कीमत काफ़ी ऊपर है। तो देखें, कोई भी हुकूमत हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी एक हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त किया और दूसरे ने बड़ा जो है ना वो बुरा किया। इसमें ना ऑन एवरेज अगर आप पिछले 30 सालों का जायजा लें तो डिटोरेशन एक चलती आई है, हमारी खराबी चलती आई, गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं हमेशा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर किया है कि पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट करने के लिए सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को नीचे किया और गाड़ियों में इजाफा हुआ, गाड़ियों के बिकने में, सीमेंट बिकने में इजाफा हुआ, फर्टिलाइजर बिकने में इजाफा हुआ। ये गवर्नमेंट्स ने किया है। कुछ गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर थोड़ा बहुत काम किया, PTI की गवर्नमेंट ने भी किया, इससे पहले जो PML की गवर्नमेंट थी उसने थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन किसी ने रिफॉर्म्स नहीं किए। रिफॉर्म्स कौन से हैं? रिफॉर्म्स हैं आपके टैक्सों की जो अदायगियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए और कितने टैक्स आना चाहिए, किस किस से टैक्स लेना चाहिए, ये किसी ने नहीं किया। और कितनी अदायगियाँ होनी चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, शेल्टर है, ट्रांसपोर्ट है, ये किसने किया। इन्फ्लेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फार्म टू मार्केट,
जहाँ चीज़ उगती है और जैसे मार्केट में आती है, इस पर किसी ने काम किया, इतनी कोल्ड स्टोरेज से लेकर सप्लाई चेन से लेकर फिर उसके साथ किसी ने कर्जों की अदायगियाँ करनी कैसे हैं, ये किसी ने काम किया, किसी ने नहीं किया। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त क्या है, डेट का है कि आपने कर्जे ले लेके अपनी ग्रोथ तो दिखाते रहे, आप सारे दिखाते रहे, लेकिन क्या किसी ने उस ग्रोथ को सस्टेनेबल किया, यानी कि मैं किसी से पैसे ले रहा हूं तो मैंने पर कैपिटा इनकम अच्छा खुर्रम, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है, 8 महीने हो गए हैं इसको इक़्तिदार संभाले हुए, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है मौजूदा हुकूमत के जो एक्शंस हैं उनसे कोई पॉलिसी नजर आ रही है कि एक खास डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? क्योंकि अब तक मैं एक तालिब इल्म के तौर पे तो नहीं समझ पाया कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रही कि शुरू कहां से करना है, और फायर फाइटिंग मोड ज्यादा है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, पॉलिसी क्राइसिस है हमारे यहाँ जो है कोई पॉलिसी डिस्कोर्स नहीं हुआ वैसा। देखें होता क्या है, जिस तरह की सिचुएशन होती है ना, वैसा ही आपको एक्शंस लेने पड़ते हैं, फिर जाके उस पर काबू पाया जा सकता है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इसको ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि ग्लोबल इकोनॉमी नीचे जा रही है, ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हुई हैं, और हमारे यहाँ फिस्कल डेफिसिट से लेकर हमारे यहाँ कर्जों की अदायगियों से लेकर एनर्जी क्राइसिस से लेकर चीज़ें ख़राब हैं। और आप ये कहते तो हैं कि हमें पिछले ने ख़राब दिया, वो पिछले वाले भी ये कहते थे पिछले ने ख़राब किया, लेकिन जो गवर्नमेंट आ जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो उसको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं एनर्जी क्राइसिस कितना बड़ा है, डेट क्राइसिस यानी कि कर्जों की अदायगी क्राइसिस कितना बड़ा है, और मेरा फिस्कल क्राइसिस यानी कि मैं अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये वॉर फुटिंग बेसिस पे होना चाहिए था। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन तो 8 महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी। हम अच्छा खुर्रम साहब, ये भी कहिएगा, हमारे वजीर खजाना साहब ये कहते हैं कि IMF की तरफ नहीं जाना, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है लगता यही है, ऑल रोड्स लीड टू IMF। आपको भी यही लगता है? जी, ऑल रोड्स तो है भी नहीं, एक ही रोड है और वो IMF को जा रहा है। ऑल रोड्स तो है भी नहीं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ देखें, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि गवर्नमेंट तो मैनेज करती ही नहीं है उस तरह से, गवर्नेंस किसी गवर्नमेंट ने उस तरह से नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, जो ये मुल्क रिक्वायर करता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स कैसे प्ले करते हैं। इंटरनेशनली अगर कोई बड़ी रिसेशन आता है, कुछ होता है, तो हमें ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है क्योंकि हम तैयार ही नहीं होते। तो उन कंट्रीज़ को जो तैयार नहीं होते उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, हमारे जैसे कंट्रीज़ को बनिस्बत इसके जो तैयार होते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप ये देखें कि हमारे अगर एनर्जी कंजर्वेशन आज से 8 महीने पहले शुरू हो जाती तो आज हमें $1.5 से 2 अरब डॉलर का ऑलरेडी फायदा हो चुका होता, और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, यानी कि इंपोर्ट्स हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम कर्जों की अदायगी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। अब हुआ ये कि रेटिंग डाउनग्रेड हो गया है, तो अब आपको जो लेंडर है ना आपका या इन्वेस्टर है, वो भी पैसे नहीं दे रहा। वो दे भी रहा है तो कह रहा है जी आप तो पिछले जो कर्जे लिए थे उसको डबल कॉस्ट पे आप लें तो फिर मैं आपसे लूंगा क्योंकि आपका रिस्क बढ़ गया है। तो देखिए, जहाँ रिस्क बढ़ जाता है ना, वहाँ IMF ही आपको हेल्प करता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि 23वें प्रोग्राम में हम हैं इस वक्त, 24वां प्रोग्राम हम शायद कर देंगे, तो हम वो कैसे हल करेंगे। फिर भी मैं आपको ये बता दूं, लास्ट पॉइंट मेरा इस वाले सवाल पे कि IMF आने के बाद भी अगर अपने आप को आपने मैनेज नहीं किया तो IMF भी सोल्यूशन नहीं है। वो भी ये कहेगा कि 24 प्रोग्राम अगर आप ले चुके हैं, खुद को आप मैनेज नहीं करते। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ये कमिटमेंट करके गए थे कि दोस्त ममालिक से पैसे लाएंगे, और IMF उसकी डिटेल्स भी मांगता है, तो वहां से अब पैसे कैसे लाए जाएं, ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। वो भी IMF के थ्रू आपको मिलेंगे। अब देखें किस हद तक हमारी क्रेडिबिलिटी हर्ट हुई हुई है, ये हमारे पॉलिसी मेकर को सोचना चाहिए। अच्छा देखिए, सॉल्यूशंस कोई मुश्किल नहीं है, आज भी सॉल्यूशन लिए जा सकते हैं। पहला मैं ये पॉइंट बताता हूँ कि दोस्त आपको ये कह रहे हैं, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कि बाबा आपको हम कितना मदद करते रहे, इन अ वे कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे कि डायरेक्टली कह रहे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि जी IMF को कहें कि जी आपको इंडोर्स करे पहले। चाइना कभी रोल ओवर करेगा, या सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी आपको कह दिया कि जी अगले साल पैसे दे दीजिएगा, चलें इस साल भी ना दें, लेकिन वो कब तक करेंगे जब तक आप IMF के साथ डील नहीं करते। IMF देखें आपको इंडोर्स करता है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड बैंक भी आपको तब पैसे देगा, ADB भी तब पैसे देगा आपको, पेरिस क्लब भी आपको तब जो है ना वो माफ करेगा जब IMF के साथ डील करेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि IMF जो कह रहा है कि करेंसी को आप जो है मार्केट पे ले आए तो ले आए, एनर्जी कंजर्वेशन करें तो वो कर लें। आपको ये कह रहे हैं फिस्कल डेफिसिट आप कंट्रोल करें, और आप एक प्लान देना, सर्कुलर डेट का प्लान दे देना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी यूं समझिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रिपोर्ट देनी है बैंक को, लेंडर को, कि ये कंपनी ठीक चल रही है, आप इसे पैसे दे सकते हैं। IMF ने ये काम भी करना होता है। अच्छा ये बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बताइएगा कि जो मुश्किल फैसले हैं जिनसे हुकूमत ने कहा कि हमने बहुत मुश्किल फैसले करने के लिए आना है, आने से पहले कोई मुश्किल फैसला आपको नजर आया अब तक?
देखिए, मैं ये कहूंगा कि मुश्किल फैसले किए गए। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे तो उन्होंने कुछ फैसले किए थे, जैसे कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो पेट्रोल प्राइसेस को मार्केट रेट पे लाया गया, रुपी को डॉलर के अगेंस्ट मार्केट रेट पे लाया गया। इसी तरह गैस की प्राइसेस बढ़ानी थी तो ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल इशू था। रिटेल स्टोर्स पे तकरीबन 2 मिलियन स्टोर्स हैं कुछ इस तरह के हैं जो कि टैक्स से 30,000 देते हैं, उन पे टैक्स लगाया गया तो वो पॉलिटिकल डिसीजन था। अब वो हुआ, ये रिट्रीट किया गया, उसको वापस लिया गया। वो नहीं लेना चाहिए था। वो क्यों नहीं लेना, वो क्यों लिया गया? वो इसलिए कि वो पॉलिटिकल डिसीजन था, पॉलिटिकल वोट बैंक हर्ट होने जा रहा था वहां पे, तो वो वापस लिया गया। गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई या बिजली की प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ाई गई, जो मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। और दूसरा ये कि जब आपको लगाना था तो उन्हीं को टैक्स लगाया, उनके भी कुछ डिसीजन ऐसे थे जो उन्हीं को टैक्स लगाया जो ऑलरेडी टैक्स थे। देखिए, मुश्किल डिसीजन क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव भी हों लेकिन मुल्क के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, रिफॉर्म्स साथ में हो, ये है मुश्किल फैसले। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रुपये को आपको मार्केट पे लाना पड़ेगा, कि इंटर बैंक में अलग मार्केट वैल्यू है और ओपन मार्केट में बहुत फर्क आ गया, तो ओपन मार्केट में ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई है, स्मगलिंग हो रही है। आपके इंपोर्ट तो रुक नहीं रही है, इंपोर्ट तो जबरदस्ती रोकी हुई है। पहले एक तरफ इंपोर्ट रोकी है तो अपना रेट आप ले आए ना मार्केट पे, ताकि IMF को भी हो कि ठीक है जी एक डिसीजन लिया, अभी स्टेट बैंक ने किया है, ये बैंकों को दिया। ये बताइएगा कि ये आपको ये एक बात होती है कि ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस है विच ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं तो आपको लगता है कि ये क्राइसिस जो है ये सॉल्व हो जाएगा? आप मुझे एक बात बताएं, आपको जब घर में आपके खाना कम पड़ जाए या सैलरी कम पड़ जाए या आपके यहाँ जो है बेसिक चीज़ों की मसले आने लगें तो आप क्या करेंगे? पहले आप ये सोचेंगे कि सारे भाई जो है आपस में इलेक्शन करवाएं कि कौन बड़ा बनेगा घर का, या ये होगा कि सारे भाई मिल के पहले जो है वो जाके घर के मसले हल कर लें, बाद में एक दूसरे में जो है ना बड़ा छोटा बन जाएगा। तो इस वक्त इलेक्शन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि हल है। मैं बिल्कुल आपको वो बता रहा हूँ, $200 मिलियन की उसमें आपको फंडिंग चाहिए होती, मतलब आप में उसमें एक्सपेंसेस होते हैं, आपका एक टाइम फ्रेम है उसमें 3 महीने का। तो वो मुझे नहीं लगता कि आज जो है हम इलेक्शन पे जाएंगे तो वो एक इमीडिएट हल है। हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म हल वही है कि आपको इलेक्शन में जाना है, एक मैंडेटेड गवर्नमेंट को आना चाहिए, ये गवर्नमेंट हो दूसरी गवर्नमेंट हो कोई भी हो, एक कंप्लीट मैंडेट और 51% 2/3 की मेजोरिटी के साथ आना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपके घर को आपने कर्जा देना है, आपने अपने बिजली की चीजें ठीक करनी है, आपने अपने घर के जो है ना जो आमदन है उसको ठीक करना है, खर्चों को ठीक करना है, तो आप घर के पहले बेसिक इश्यूज तो ठीक करें ताकि आपके घर के लेकिन पॉलिटिकली ये मुमकिन नहीं होगा खुरम। मिसाल के तौर पे हमें SOEs को उनसे रिस्ट्रक्चर करके उनसे जान छुड़ानी है, क्या ये हुकूमत कर सकेगी? उसके बाद हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आनी है जो स्मॉल एंड मीडियम यानी छोटे सनतकारों को ज़रा उनके बिजनेसेस को फ़रोग दे। उसके बाद हमें रिटेलर्स के ऊपर और बिलखुसूस अमूमी तौर पे ताजरों के ऊपर टैक्स लगाना है, कहीं इंपोर्ट को ब्लॉक करना है। ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में एक ये वाली गवर्नमेंट कर सकती है, और स्पेशली जब इसके पास टाइम सिर्फ 8 महीने का रह गया हो? इस गवर्नमेंट के पास ये कोलिशन गवर्नमेंट है ना, 70% है टोटल वोट बैंक का। जो भी वोट आए थे 30 वो PTI के पास थे और 70 जो है ये PDM के पास थे। 10 महीने बाकी हैं लेट से, आज जनवरी में हम बैठे हैं, अक्टूबर में लेट से एक ऑफिशियल एक जो है ना ऑफिशियली जो इलेक्शन होने चाहिए। मैं एक स्टैंडर्ड बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो 10 महीने आपको पता है बहुत होते हैं ऐसे डिसीजन लेने के लिए। आज एनर्जी कंजर्वेशन करें, आप प्लीज 1 मिनट दीजिएगा मुझे। एनर्जी कंजर्वेशन आज करें, आप मार्केट में 7 बजे बंद करें, इंप्लीमेंट करें, इंप्लीमेंटेशन का इशू है। आप यकीन करें 10 महीने के अंदर आपको $1.5 से $2 बिलियन का स्ट्रेट फायदा हो सकता है। यहाँ से आपका इंपोर्ट बचेगा, फिर आप मार्केट में जो है ना रुपये को छोड़ें ताकि रुपये जो है अपनी वैल्यू पे आ जाए। हाँ, मैनेज फ्लोट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन एटलीस्ट उसको ओपन मार्केट के लेवल्स के पास लेकर आए। अपना फिस्कल डेफिसिट कम करें। आपको पता है हमारे पास 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स का जो है वो पोटेंशियल है जो हम नहीं करते और हम जाया कर देते हैं। 500 अरब रुपया तो फेडरल गवर्नमेंट खुद जो है अपने आप को जो है वो अपने खर्चे करती है, 500 अरब रुपया। फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कितने हैं? 4.6 मिलियन, 40 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, इससे भी ज्यादा है बल्कि। और इतने सारे इनएफिशिएंसी बहुत है, उनको किस तरह से हम हैंडल करेंगे? पेंशन के आपके प्रॉब्लम्स हैं, मिलिट्री के बजट आपके, उसको आपने कहां से पूरा करना है? डेट आपने वापस देना है, क्यों नहीं आप रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं? क्यों नहीं आप कहते हैं कि रिस्ट्रक्चर करें, ये भी बताइएगा ये भी बताइएगा कि फूड सिक्योरिटी और दरामदाद के मुतबादल के लिए हम फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और हम फ्लड से क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं और हमारी 1/3 जो है इकोनॉमी का हिस्सा जो है इम्पैक्ट हुआ है, तो इस वक्त शॉर्टफॉल तो आपके पास है। अब ये कर सकते हैं कि अभी जो गिवन हमारे पास रिजर्व्स हैं इसके अंदर हम एटलीस्ट एसेंशियल्स को मंगवा सकते हैं। और ये बिल्कुल डिसीजन लिया है इस गवर्नमेंट ने भी और स्टेट बैंक ने भी कि फार्मेसीज हों, फूड हो, इससे रिलेटेड जो इम्पोर्ट्स होंगी वो होती रहेंगी एक सर्टेन लेवल पे, उसको हम कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम फार्मर्स को जो है
अपनी एग्रीकल्चर जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर हम कुछ इंपोर्ट टैरिफ ज़रूर वो करें, ताकि आपको लोकली जो है ना वो एक वीट से रिलेटेड या कॉटन से रिलेटेड या फिर आपके जो भी चावल है या दूसरे और अशिया खुदनोश की हैं, इन सब पे एक इंसेंटिव मिले फार्मर को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कॉटन की जो है ना वो सपोर्ट प्राइस हटा दी गई थी कुछ साल पहले, और शुगर की सपोर्ट प्राइस जो है वो डाल दी गई थी। तो शुगर की सपोर्ट प्राइस थी, कॉटन की नहीं थी, तो कॉटन आज शॉर्ट होगी और शुगर हम जो है अच्छी खासी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए ये हमने डिसबैलेंस क्रिएट किया हुआ है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी का इतना प्रॉब्लम है, यील्ड्स का इतना प्रॉब्लम है, उनको कैपिटल के इतने प्रॉब्लम है, एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता। ये सब चीजें करें ना तो आपको 6-8 महीने में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये 10 महीने बहुत ज्यादा टाइम है, ये मैनेज किया जा सकता है अगर आप वाकई। लेकिन क्या हमारे पास 10 महीने हैं? हमारी मईशत क्या 10 महीने तक का वक्त ले सकती है? हमारे पास 10 माह नहीं है। 10 महीने का मतलब ये है कि 10 महीने में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ आज 1-1.5 महीने में आप एक्शन देंगे सारे जो मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से लेकर फिस्कल कंसोलिडेशन से लेकर और एनर्जी प्लानिंग से लेकर एनर्जी मैनेजमेंट से लेकर, ये सारे काम करें आप। ये बताइए आपको 10 महीने में रिजल्ट्स। ये बताइए एज एन इकोनॉमिस्ट आपको क्या लग रहा है? आप ज़ाहिर मार्केट्स को भी देखते हैं, आपको क्या लग रहा है हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे? क्योंकि अब हमें अपने वजीर खजाना की बात पे कुछ ज्यादा यकीन नहीं रहा, क्योंकि नंबर अदरवाइज बता रहे हैं। जैसे आपने बताया कि अभी अगर हम पेमेंट्स करने लगे तो शायद 1-1.5 महीने बाद हमारे पास $1 अरब रह जाए। जी बिल्कुल, देखिए डिफॉल्ट तो आप ऑलरेडी, मैं कहूंगा कि जो एक्चुअल डिफॉल्ट होता है वो बॉन्ड होल्डर्स पे होता है। बॉन्ड हमने पे कर दिया, आगे बॉन्ड जो है वो 24 में आएगा। यानी कि कोई भी एक बॉन्ड हम पे करते हैं, कमर्शियल जो बोरोवर्स को पे करते हैं, वो 24 में आएगा। डिफॉल्ट देखिए बायलैटरल और मल्टीलेटरल, ये यानी कि आपने कुछ मुल्कों से पैसे लिए हुए हैं और कुछ आपने इंस्टीट्यूशन से पैसे लिए हुए हैं, इनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, ये हमारा प्लस पॉइंट है। लेकिन इस प्लस पॉइंट को हम ये ना समझें कि जी ये हमें जो है ना माफ कर देंगे, आगे जाने देंगे और हमारे साथ बड़ा लीलेंटली जो है ना वो डील करेंगे। हम जो है अगर नहीं पेमेंट कर पाए और रिस्ट्रक्चरिंग में गए तो ऑफ कोर्स उसके रिपरकशंस होंगे। डिफॉल्ट ये थोड़ी हो सकता है कि आप कोई डिसीजन ना दें तो डिफॉल्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वेल मैनेज्ड है, वेल रेगुलेटेड है, हमारे पास बैंक जो है वेल कैपिटलाइज्ड हैं, बैंक के ऊपर कोई इशू नहीं आने वाला, ना होने जा रहा है। हाँ, सिचुएशन ऐसी आ गई कि आपने कोई काम ही नहीं किया, एनर्जी कंजर्वेशन भी नहीं कर रहे, डेट की प्लानिंग भी नहीं कर रहे, जाके बात भी नहीं कर रहे, IMF की बात भी नहीं सुन रहे, और आप ये कहेंगे कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऑनेस्ट ऑन थोड़ी कोई चीज़ ठीक होती है। आप एक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह हमें ऐसी कोई सिचुएशन, मेरा नहीं ख्याल कि हमें लाइकलीहुड है कि ऐसा कुछ होगा। और एक अच्छी बात यह है कि हमारे, क्योंकि मैंने कहा कि कंट्रीज के साथ दोस्तियां अच्छी हैं, उसको कैपिटलाइज करें, लेकिन प्रायोरिटी पे लें, प्रायोरिटी पे IMF के पास जाएं, बोले आप बताएं क्या करें हम, वो भी ऐसा अनरीजनेबल नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली आपको टफ टाइम देंगे, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अच्छा रास्ता बीच का निकालें ताकि अपनी इकोनॉमी को मैनेज करें। बहुत पोटेंशियल है इस इकोनॉमी में, उसके लिए वक्त बहुत कम है हमारे पास, टाइम इज द एसेंस। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद। 8 माह पहले जब ये हुकूमत आई थी तो वजीर आजम साहब भी बड़े दावे करते हुए आए थे, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया, फिर वजीर खजाना इसाक डार साहब आए, बहुत दावे उन्होंने किए। क्या दावे किए पहले अपने नाज़रीन को वो सुनाते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। हम इंशाअल्लाह न सिर्फ इन मुश्किलात से निकल आएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह इस हजकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। एक्सपोर्ट बिल्कुल सही बात है कि 25 अरब रुपए लास्ट ईयर था, जो कि तकरीबन जहाँ पे मैं छोड़ के गए थे, उसको 30 अरब रुपए इंशाअल्लाह हो जाएगा इस साल। अगले साल आपको $30 बिलियन की जरूरत है। इस साल भी आपको रिमेनिंग पीरियड के अंदर क्वार्टर में काफी पैसों की जरूरत है जो वापस करने हैं, वो हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सबसे पहले ये कि हमारी करेंसी वो बिल्कुल उसका ये राइट नहीं है, ये मुकाम नहीं है जहां ये पहुंच चुकी है। हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएंगे, हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। और पूरी कोशिशों के बाद अब सूरत हाल ये है कि मईशत की वो कश्ती जो हिचकोले खा रही थी, अब उसमें जगह जगह सुराख हो चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसे डूबने से बचाया जा सके। देखिए, पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको कल भी इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जो अजमत के सारे रास्ते इंटरनेट पे इस वक्त दस्तयाब है। आप लिखिए कि मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ किसी भी शोबे में, और गूगल आपको बता देगा कि आपके सामने बड़े आदमी ये हैं, बड़े उन्होंने ये किया था, आप इस तरह आगे चल सकते हैं। हम दुनिया में कोई इकोनॉमी इजाद नहीं कर रहे, दुनिया में इकोनॉमी पहले से मौजूद है, और दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी इकोनॉमीज मौजूद हैं जो इसहाक डार साहब ने नहीं बनाई हुई। ठीक है, एक तो यह है कि सबसे अगर पहले उन्होंने बनाई होती तो शायद उनका भी वही हाल होता जो हमारी जी। तो सबसे पहले तो हमें इसहाक डार साहब के पैदा करदा सिंड्रोम से बाहर आना है, जो इन्होंने ये हमारे ऊपर एक लाद दिया है। देखिए, ये थोड़ा सा मसला है, ये एक सेंसिटिव इशू है पॉलिटिकली, कि पाकिस्तान की करेंसी अगर नीचे जाएगी तो थोड़ी सी महंगाई आएगी, लेकिन उससे होगा ये कि पाकिस्तान बचना शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो आपने डिफरेंस क्रिएट कर रखा है,
यानी आप यूं समझ लीजिए इसको मैं सादा ज़बान में कि हर $1 का जो आप सामान बाहर से मंगवाते हैं बैंक के जरिए उसको पे करते हैं 230 रुपए, लेकिन जैसे ही वो बाजार में आता है मैं मंगवाता हूं, मैं उसको बेचता हूं 250 रुपए का। गोया मैंने 10% प्रॉफिट जो है कोई भी कुछ किए बगैर मैंने कमा लिया है। तो आप इसे कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट को रोकना सबसे पहला काम होता है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का, किसी भी वजीर खजाना का। तो जिस वजीर खजाना की नाक के नीचे ये काम हो रहा हो कि अनजस्ट एनरिचमेंट हो रही हो, कि लोग लाइनें लगा के खड़े हों कि मेरी एलसी खुल जाए, मैं बाहर से सामान इंपोर्ट करूं और आप ना कर पाएं, आप मुझसे खरीदें, तो जैसे ही मैं मंगवाऊंगा आप तो मुझे सिंपल 10% प्रॉफिट दे देंगी ना, ठीक है। तो लिहाजा मैंने अनजस्ट एनरिचमेंट कर दी है मेरी। दूसरी बात यह है कि जब आप बाहर से इस तरह इंपोर्ट आप नंबर्स देखिए जो आज पीटीआई ने भी दिए हैं, आपने जब आए आप 22 के जरा नंबर्स तो उठाएं, $80 अरब तक के आप इंपोर्ट लेंगे। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह अगेन डरनोमिक्स, जो इसहाक डार साहब की समझाई हुई मीशत है। वो कहते हैं कि जनाब माल खोल दो बाहर से आना, उससे जीडीपी के नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो जीडीपी के नंबर्स बढ़ेंगे, बाद में हम लुडियां और भंगड़े डालेंगे। लेकिन मसला यह है कि उससे मुल्क का क्या बनेगा? अब आपने इंपोर्ट के ऊपर आप सब इंपोर्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। इंपोर्ट को सब्सिडी देने का मतलब पता है क्या? मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक मजदूर जो काम कर रहा है, आपने उसकी नौकरी खत्म कर दी है और दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए मजदूर की नौकरी पैदा कर दी है। यह है इस वक्त जो हम कर रहे हैं। तो लिहाजा हमारे कारखाने बंद हो रहे हैं और हमारी वजह से दुनिया के कहीं और कारखाने चलना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, हमारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, हम बेकार बैठे हैं, लेकिन दुनिया में किसी जगह काम होना शुरू हो गया है। तो लिहाजा ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसहाक डार साहब इस वक्त हमारे साथ। हबीब साहब, इस वक्त दूसरी टेंशन जी हबीब साहब आप बात दूसरी बात ये है कि अब इसहाक डार साहब जो हैं उनको नेट इकोनॉमिक्स पता कैसे आती है? सऊदी अरब से पैसे आ जाए और चाइना से पैसे आ जाए, आप देख लीजिए ये इकोनॉमिक्स चला लेंगे, मैं भी इकोनॉमिक्स चला लूंगा, आप भी चला लेंगी। इस कमरे में खड़े हुए जितने भी अफराद हैं किसी को भी दे दें, चाइना से भी पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब से भी पैसे आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स तो चला लेंगे ना, क्योंकि आपको तो सोचना नहीं पड़ना। फाइनेंस मिनिस्टर का काम है मुल्क के अंदर तख्लीक दौलत की पैदाइश, यानी मैं ये बनाऊं और फिर इसके ऊपर कोई प्रॉफिट लूं। आप इसको उठाएं, लेके जाएं, अपनी दुकान पे रखें, फिर उसके ऊपर कोई प्रॉफिट लें। इसे कहते हैं दौलत की पैदाइश। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली जब भी इसहाक डार साहब तशरीफ लाते हैं, पाकिस्तान के अंदर तख्लीक दौलत की पैदाइश का अमल, पाकिस्तान का प्रोडक्टिव प्रोसेस रुक जाता है। ये आप उठा के नंबर देख लीजिए जो आज पीटीआई ने दिए हैं, वो नंबर्स आप उठा के देख लीजिए। इसहाक डार साहब ने 2013 में फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली, आप नंबर्स देखिए, यूं नीचे की तरफ आ रही है, यूं नीचे की तरफ जी, यूं नीचे की तरफ जो है वो एक्सपोर्ट्स आ रही, ठीक है। और जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो फिर वहां से एक्सपोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि आपने रुपए को गैर मामूली तौर पे उसको सियासी इशू नहीं बनाया था, आपने उसको इकोनॉमिकली और प्रोफेशनली देखना शुरू कर दिया था। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अब आप कर रहे हैं, अब ये एनर्जी कन्वर्सेशन, मतलब आप एनर्जी कन्वर्सेशन में जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो पॉलिसियां हैं हबीब साहब इस पे हमने अभी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक लेनी है मुझे नाज़िया, और ब्रेक के बाद हम बात करें वॉर फुटिंग पे हमें फैसले करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने तवानाई बहरान के हवाले से जो फैसले किए हैं उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है और ये फैसले कितने ज़रूरी थे और इसके अलावा फैसले कितने ज़रूरी हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर तवानाई के पहलू में बैठकर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कौमी तवानाई बचत पॉलिसी के चीदा निकात मीडिया के नुमाइंदों को बताए। नई तवानाई बचत पॉलिसी के मुताबिक मुल्क भर में शादी हॉल्स रात 10 बजे और बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। ये और मजीद किन किन जगहों पर हम तवानाई की बचत कर सकते हैं, ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से कौम को आगाह किया। वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। तमाम शादी हॉल जो है 10 बजे बंद हो जाएंगे, मार्केटें जो है वो 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। ये अगर टाइम ऑब्जर्व हो तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली से चलने वाले गैर मौसर पंखों पर अजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी, इससे तकरीबन 15 अरब रुपए की बचत होगी। गीजर में कॉनिकल बैफल्स जो है उनका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया
गया है। इससे 92 अरब रुपए एंटीसिपेट की जा रही है। ऑल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स जो है जलाई जाएंगी, सारी 100% जो है स्ट्रीट लाइट्स ऑन नहीं होंगी। उससे 4 अरब रुपए की जो है ना वो बचत है। ई बाइक्स जो है इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। इससे $3 अरब का तेल इस वक्त हमारी बाइक्स जो है वो कंज्यूम कर रही हैं। बकौल ख्वाजा आसिफ, मौसम गर्मा में बिजली की खपत 29,000 मेगावाट है। मौसम सरमा में ये खपत 12,000 मेगावाट रह जाती है। यूं ये फर्क 17,000 मेगावाट बनता है और इसकी वजह उन्होंने एयर कंडीशनर्स और गैर मियारी पंखों को करार दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआशरती रवैयों से मुतालिक कहा कि हमारे यहाँ दुकानें दिन 12 बजे या 1 बजे खुलने का रिवाज है और यही हाल दफातर का है, जो कि तब्दील होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आज काबीना के इजलास में कोई लाइट ऑन नहीं थी, पर्दे हटाकर सूरज की रोशनी में इजलास की कार्रवाई मुकम्मल की गई। इस अलामती इक़दाम का मकसद बिजली की बचत था। वफाकी काबीना का इक़दाम यकीनन लायक तहसीन है। उम्मीद है मुस्तकबिल में भी ऐसा होगा और इसका दायरा वफाकी इदारों के साथ साथ सूबों की सतह पर भी नजर आना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि माजी की बचत पॉलिसी से मौजूदा पॉलिसी कितनी मुख्तलिफ है और क्या ये पॉलिसी की हद रहेगी, क्या इस पर अमल भी हो सकेगा, क्या सूबे भी इस पर अमल करेंगे। इसी पर हम बात, सीनियर वजीर असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असलम इकबाल साहब, पंजाब को क्यों ये फैसला कबूल नहीं है, पंजाब ने क्यों ये फैसला कबूल करने से इनकार किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वफाकी हुकूमत जो तवानाई की पॉलिसी, बजट पॉलिसी लेकर आ रही है, उसमें चाहिए था कि वो एक मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाती और उस इजलास के अंदर तमाम चीफ मिनिस्टर को वहाँ पर दावत देते और उसके मुताबिक वहाँ पे डेलिब्रेशन हो सकती। दूसरी बात यह है कि जब आप ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो बदतरीन सतह पर चली गई है और अभी तो ये सर्दियों का सीज़न है, अभी तो गर्मियाँ आई नहीं, अभी तो जो बिजली की कम से कम, स्पेशली इस मौसम के अंदर कम से कम बिजली की जो इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री आपकी सारी बंद है, लेबर सारी सड़कों के ऊपर है, बेरोजगारी अरूज पर है। हुकूमत एक और काम करने जा रही है कि हुकूमत ये सोच रही है कि दुकानें बंद होंगी तो शायद बिजली की बचत हो जाएगी। लेकिन आप इस सिनेरियो को जहन में रखें कि मुल्क को सही सिमत में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको वो पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि जिससे इकोनॉमी का पहिया चले। तो इकोनॉमी का पहिया कैसे चलेगा कि जब लोगों का, बाहर के ममालिक का एतमाद इस हुकूमत के ऊपर होगा, जो नहीं हो रहा। लेकिन मियां साहब इस वक्त हम जिस क्राइसिस में हैं कि हमें अदायगियां करनी है और पैसे नहीं है, तो इसमें बचत का रास्ता को इख्तियार करना तो काफ़ी मौजू पॉलिसी लगती है। और फिर अगर आप लाहौर में भी ये पंजाब की हद तक भी ये नाफिज करवा दें तो इसमें बुराई क्या है? देखिए अभी बकरम साहब, बुराई किसी चीज़ में कोई नहीं है। अगर मेरी ज़ाती राय लें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके मुल्क के जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं, आपने उसको भी मद्देनजर रखना है। सबसे पहले तो ये किया जाए ना कि अगर वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि उसने बचत करनी है तो उस बचत के अंदर सबसे पहले अपना हिस्सा डाले। अपना हिस्सा उसका ये है कि अपने जो उसके जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंस है उनके ऊपर कट लगा के बताए कि हमने इतने कट कर दिए, इतने अरब रुपया बचेगा। ये क्या आप कर रहे हैं कि जनाब हम ये रात को पंखे बंद कर देंगे, सुबह एसी बंद कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, शादी हाल बंद कर देंगे, हमें ये बचत होगी। आप पब्लिक को बताएं कि आपने वफाकी हुकूमत का जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसको कितना कट किया है। मैं डेवलपमेंट बजट की नहीं कर रहा, क्योंकि डेवलपमेंट बजट होगा तो उससे रोजगार के मौके पैदा होते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा ये भी बताएं कि उन्होंने बचत क्या किया है, अपने बैरूनी दौरे कितने कम किए हैं, हमें वो भी बता दिया जाए। नहीं, उन्होंने कहा आज काबीना के इजलास में कोई बत्ती नहीं जली थी। वो तो अवाम की बत्ती बुझा दी इन्होंने तो अवाम की बत्ती पिछले 7 महीने में बुझा दी है। अवाम के दिमाग की बत्ती बुझ गई है कि गरीब आदमी 3 वक्त की शायद रोटी खाने वाला 2 पे है, 2 की खाने वाला 1 पे है और 1 के खाने वाला मांगने पे है। यानी कि हर घर के अंदर लड़ाई। अबीब अकरम साहब, मैं आपको ये बड़े, क्योंकि हम दफ्तरों में बैठते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। पिछले 25-26 साल से मैं भी पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकल खुद इलेक्शन लड़ते हुए देख रहा हूँ। लोग हमारे पास जो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं ना, मियाँ बीवी की जो प्रॉब्लम्स होती है ना,
वो प्रॉब्लम ज्यादातर खर्चे की प्रॉब्लम होती है, घर के किचन की बजट की प्रॉब्लम होती है, और वो पहले थे 20%, 30%। लोगों हम सुलह करवाते थे, चले छोड़े, ये करें वो करें, वो लोग मान जाते थे, ठीक है जी, इलाके के सरबराह ने बड़े ने कुछ कह दिया तो ठीक है, हम डांट ढूंढ के उनको सुलह करवा देते। अब मोर देन 95% मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो ये आ रही है कि हर घर के अंदर लड़ाई होगी। आपकी इनकम वहीं पर है, आपके अखराजात जिन की तरह बड़े हो गए, और वो जिन बोतल में वापस बंद नहीं हो रहा। यानी कि बिजली का बिल उसकी औकात से ज्यादा आ रहा है, गैस का बिल, गैस आती नहीं, उसकी औकात से ज्यादा आ रहा है, पानी का बिल है, फिर घर का किराया है, फिर बच्चों की फीसें हैं, फिर घर का किचन है, फिर घर की कोई दवाई दारू है। तो वो अपनी उस इनकम में, इनकम तो वहीं पर है, लेकिन उसके अखराजात इतने बढ़ गए हैं। यानी असलम इकबाल साहब, पंजाब इस फैसले पे अमल नहीं करेगा? देखिए, ये फैसला हम लेके जाएंगे अपनी कैबिनेट के अंदर। अभी तक तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कैबिनेट के अंदर हम डेलिब्रेशन करेंगे, और इसके साथ साथ जितने चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं हमारे पंजाब के, उन चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदगान को, ट्रेडर्स यूनियन को, तमाम को बुलाया जाएगा, उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। फिर अगर माशी सूरत हाल हमें बेहतर लगी कि इसमें बेहतरी है, तो फिर उसके ऊपर देखा जाएगा। अदरवाइज इस वक्त इस फैसले को इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने भी रिजेक्ट किया इस फैसले को टिल डेट, अभी वो कह रहे थे हम इस पर डिस्कस करेंगे। ताजरों ने भी फैसला मुस्तरद कर दिया, तो इम्प्लीमेंट हुकूमत कैसे करवाएगी? देखिए, ये वफाकी हुकूमत ने मेरा ख्याल है बड़ी ही कमज़ोरी का मुजाहरा किया है, और जैसे असलम इकबाल साहब कह रहे थे, अगर ये बाकायदा तौर पर इस तरह का फैसला करना था, एक तो ये है कि ये आते ही करना चाहिए था। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। 1999 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया, तो उनकी कुछ अच्छी चीज़ें भी मुझे मतलब हर ज़ाहिर हुक्मरान उनके लेजिटिमेसी का प्रॉब्लम अपनी जगह, लेकिन उन्होंने एक तो बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा दिया था, जिसको हमने बर्बाद कर दिया। दूसरा, उन्होंने एक काम किया था कि उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक बाकायदा तौर पर घड़ियों में तब्दीली की थी। कि आपको याद होगा कि अप्रैल में घड़ियां जो थी वो कुछ पीछे कर ली जाती थी, और जो माफ कीजिएगा, अप्रैल में शायद आगे कर ली जाती थी, और फिर अक्टूबर में पीछे कर ली जाती थी। तो उसका नतीजा ये होता था कि 1 घंटे के फर्क से आप काफी बड़ी मिकदार में आप डे लाइट सेविंग, प्रैक्टिस हमने देखा दुनिया के दूसरे मुल्कों में है, तो आप डे लाइट सेविंग प्रोग्राम चलता था। लेकिन उस वक्त भी पॉलिटिशियंस ने उसके ऊपर पूरा गौर नहीं किया, और अगर वो चलता रहता तो उसमें भी काफी बचत हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि आप वन नाइट ये काम नहीं कर सकते कि आप कहें कि जनाब आज से दुकानें बंद। हमें मानना चाहिए कि हमारी हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत है, उसकी कुव्वत नाफजा को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, उसे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। तो साथ लेके चलने के लिए जरूरी था कि ये काम एक बड़ी वाइड स्प्रेड किस्म की मुशावरत से होता, और उसके बाद बात होती। तीसरी बात यह है कि ये जो काम है, भी जैसे खुर्रम शहजाद भी कह रहे थे कि इस काम से ऐसा नहीं होगा, अभी तो इम्प्लीमेंटेशन के प्रॉब्लम है ना, अभी इस काम से ये नहीं होगा कि आपके कर्जे की अदायगी शुरू हो जाएगी। इस काम के असरात आपको नजर आएंगे कहीं 1 साल बाद। लेकिन हबीब साहब, हमने कहीं से तो शुरू करना है ना। बेशक हमने शुरू करना है, हम बचत से ही बेशक हमने शुरू करना है, और जाहिर है उसमें लोगों की भी तो बचत होगी ना। तो मैं इस इक़दाम के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इसके तरीक़ाकार की बात कर रहा हूँ कि तरीक़ाकार जो है इसको तो हुकूमत को दुरुस्त इख्तियार करना चाहिए था। और तीसरी बात यह है, देखिए, हमने अब बहुत सारी चीज़ों पे हम उलझ पड़े। हमारे यहाँ बहरान है, फिर उसके अंदर एक बहरान है, फिर उसके अंदर एक बहरान जी। तो इसको जिसे इतने इंटरसेक्ट करते हुए बहरान है ना हमारे, कि हमें अब इनसे निपटने के लिए गैर मामूली तौर पर कोशिशें भी करनी है, गैर मामूली तौर पर हमें आपस में इकट्ठा होने की भी ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि हमें सबसे पहले एक वाज़े फिक्र की ज़रूरत है, वो कौन सा रास्ता है जिस पे चलना है। लेकिन इस जंगो जदल के माहौल से निकले तो कुछ सोचें हबीब साहब। कौमी इत्तफाक राय पैदा करने की बात चीफ भी कर रहे थे, लेकिन नजर नहीं आ रहा मुझे होता हुआ। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं, ये जो कौमी इत्तफाक राय है वो क्या है? कौमी इत्तफाक राय गालिबन जब आप कहती हैं तो इसका मतलब ये है कि सारे सियासतदान बैठ के कोई रास्ता निकाले, ये आपका मतलब? सियासतदान भी और इदारे भी। हाँ, अगर तो आपका मतलब ये दूसरे वाला है तो मैं इसके साथ हूँ। देखिए, कौमी इत्तफाक राय सियासतदानों, पाकिस्तान में किस चीज पे कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है? पाकिस्तान में एक दस्तूर मौजूद है, एक पार्लियामेंट मौजूद है, और अगर कहीं बहुत बड़ा इख्तलाफ हो जाए तो इलेक्शन का रास्ता भी मौजूद है। ठीक है, तो लिहाजा हमें तो इत्तफाक राय करने के लिए बेहतरीन रास्ता तो इलेक्शन का है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो बहुत बड़े बड़े हैं।
वो तो इलीट कैप्चर है इसके मुल्क के ऊपर। क्या उस इलीट कैप्चर को खत्म कर सकते हैं सियासतदान? ये सारे सियासतदान 2 दफा इकट्ठे हो जाएं, 3 दफा इकट्ठे हो जाएं, तनहा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ कवानीन में तरमीम करनी है, इसके लिए कुछ अदालतों के सामने रिक्वेस्ट डालनी है, इसके लिए इदारों को साथ लेके चलना है, जिसमें कन्वीनर जो है वो सिविल गवर्नमेंट हो। जाहिर है कन्वीनर तो सिविल गवर्नमेंट ही हो और इदारे साथ दें। कन्वीनर तो सिविल गवर्नमेंट ही हो। देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे खुरम ने एक इशारतन बात की कि बहुत सारे जो टैक्स रियायतें हैं वो तो कुछ ऐसी हैं कि जो हमने दी हुई हैं। पाकिस्तान में तकरीबन $1 अरब के लगभग की हमने टैक्स रियायतें दी हुई हैं। वो टैक्स रियायतें क्यों दी हुई हैं? अब उनका मुतहम्मिल मैं नहीं हो सकता कि मैं उनको बताऊं कि वो हमने क्यों दी हुई, ठीक है, और है वो बिजनेस का मामला। इसी तरह अब बिजनेस के उस मामले को मैं कैसे समेटूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो फंडामेंटली अगर दुनिया के किसी और मुल्क में होती तो बंद हो चुकी होती। वो क्यों काम कर रही हैं? अब ये भी ऐसा जवाब है जिसका मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब ये सारे नाजुक सवालात जब उठेंगे तो जाहिर है सियासतदान अकेले तो फैसला नहीं कर सकते, तो लिहाजा इदारों को भी साथ बैठना पड़ेगा। हाँ, और इसमें दूसरी बात है कि हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान में आप बिजनेस शुरू कर लें, आप किसी को पैसे दे दें, उधार सामान दे दें, तो क्या आप पैसे वापस ले सकते हैं? आपको यकीन है इस बात पे? आपको यकीन नहीं है इस बात पे, तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई मैन्युफैक्चरर किसी ताजिर को क्यों सामान देगा? पॉइंट है, ठीक है ना। मुझे पाकिस्तान के अंदर जब बहुत पहले एक बहुत बड़ी डेनिम बनाने वाली कंपनी है और बहुत थी ब्रेक की तरफ तो जाना उसके मुझे मालिक ने बताया, उन्होंने कहा कि मैंने एक ब्रांड, बहुत अच्छा ब्रांड उस जमाने में लॉन्च हुआ था 90s के आखिर पे, तो लॉन्च हुआ और धड़ाधड़ खरीदा जाने लगा। तो मैंने उन्हें एक दिन बड़ी मुबारक दी, मैंने कहा आपने ब्रांड लॉन्च किया और इतना अच्छा चल गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने वो बंद कर दिया। मैंने कहा इतनी चलने के बाद क्यों बंद किया? उन्होंने कहा मैं ताजरों को जब पैसे दे देता हूँ, मैं सामान उधार दे देता हूँ, उनका माल तो बिक जाता है, मुझे पैसे रिकवरी करना मुश्किल हो गया। और जब मैं अदालत में जाता हूँ तो अदालत भी मेरे लिए, मैं अदालत में भी इस तरह के पैसे रिकवर करवाने में मेरी कोई मदद नहीं की जाती। तो सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान के अंदर, जो लेन देन का है, वो तो है नहीं। तो लिहाजा ऐसे में कौन यहाँ पे बिजनेस करना शुरू करेगा? बहरहाल इदारों को भी साथ बैठना होगा और वक्त बहुत कम है इस फैसले लेने के लिए, तो फौरी तौर पर इस बारे में कोई फैसला करना होगा। एक ब्रेक हम लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त जो हलचल है, अगले पल क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बहुत हलचल है, अगले पल क्या होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। हालात बदलने में देर लगती है, न सदा हवा एक रुख पर चलती है। आज एक खबर यह है कि मरियम नवाज को यकदम मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। ये कैसे हुआ? क्या पार्टी इलेक्शन हुआ या शाही हुक्म पर सब कुछ हुआ? ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। एक खबर यह भी है कि तहरीक इंसाफ के 9 MNAs दूसरी जमातों से राब्ते में हैं। ये मौसमी पंछी माजी में जैसे उड़ते उड़ते PTI की मंडेर पर बैठे थे, अब वो फिर पर तोल रहे हैं। और पंजाब में इस वक्त क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, ये भी बड़ा एक अहम मामला है। अबीब साहब, क्या परवेज इलाही साहब एतमाद लेंगे? पहले तो इसमें 2 सवाल हैं आपके। एक तो ये है कि एतमाद का वोट ले लेंगे, और दूसरी बात ये है कि कब लेंगे। जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है कि एतमाद का वोट ले लेंगे, तो उन्होंने, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 187 अरकान के बारे में उन्हें यकीन है कि वोट डालेंगे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने काफ़ी कोशिशें की थी लोगों के दिल गुदाज करने की, लेकिन लोगों का दिल गुदाज नहीं हुआ क्योंकि सियासी हकाइक बड़े तल्ख थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग बहरहाल हैं जो कुछ जिनका जो समझते हैं कि उन्हें आइंदा PTI ने टिकट नहीं देना, तो लिहाजा वो नाराज़ हैं। मिसाल के तौर पे एक MP जिनका नाम आ रहा है खुरम लगारी साहब। खुरम लगारी साहब मुजफ्फरगढ़ से, और उन्होंने, आपको याद होगा, कई दफ़ा शोर मचाया कि मेरा काम नहीं हो रहा, और उन्होंने अपनी जमात के खिलाफ काफ़ी कोशिशें की। उसके नतीजे में यह हुआ कि उनके बारे में ये गुमान है कि शायद वो भी वोट ना दें, गैर हाजिर हो जाए। इसी तरह एक और MPA साहब है मसूद साहब, उनके बारे में है कि जी वो भी नाराज़ है, और PTI के लोग कहते हैं कि जनाब ये नाराज़ नहीं है, ये राज़ी कर लिए गए हैं किसी और के ज़रिए से। अब इस कहानी में एक नाम है मोमना वहीद साहिबा का। मोमना वहीद साहिबा रिजर्व सीट पे आई थी, और रिजर्व सीट पे जब आई तो ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, और 25 मई तक तो मैंने इनकी कई देखी है फुटेज भी कि जहाँ पे इन्हें मार भी पड़ रही है इस्लामाबाद में,
और बाकायदा तौर पे इन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। वहीद साहब इस वक्त हमारे साथ अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोमना वहीद साहिबा, अब आप जरा बताइए कि आप क्या एतमाद का वोट चौधरी परवेज इलाही साहब को देंगी जब ये मरहला आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि अफवाहों के इस गर्द और गुबार के अंदर आपने ये मुनासिब समझा कि आप डायरेक्ट मुझसे बात कर लें बगैर किसी फैली हुई, ऑलरेडी एक जो रूमर फैला हुआ है आप उसी को हवा देना आपने मुनासिब नहीं समझा। आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि मैं बीमार हो गई थी, 2-3 पार्लिमानी मीटिंग्स में मैं नहीं जा सकती। मैं जाती तो मैं कोविड फैलाती, क्योंकि आई वॉज कोविड पॉजिटिव। चीफ विप को मैं अपनी रिपोर्ट भेज चुकी थी, जो कि उन्होंने रिवील नहीं किया ना। उन्होंने चीफ विप साहब आपके अली अब्बास बुखारी साहब है ना, पंजाब असेंबली में? हमारे चीफ विप अली अब्बास बुखारी साहब हैं, और उन्होंने ना चीफ मिनिस्टर ऑफिस में इंफॉर्म किया, ना पार्टी क़यादत को बताया कि मैं बीमार हूं जिस वजह से मैं नहीं आ रही। और उस दौरान इन अफवाहों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया और दिन ब दिन वो बढ़ती चली गई। अच्छा। और मुझे दुख इस बात का है कि मेरी 15 साल से अफिलिएशन है इस पार्टी की, इस पार्टी के साथ मेरी जो अफिलिएशन है इसको 15 साल हो गए। उस वक्त 11 साल हुए थे जब मुझे पार्टी ने सीट दी थी। वो एक अलग कहानी है, मैंने क्या काम किया क्या नहीं किया, मैं डिजर्व करती थी नहीं करती थी, रिएक्शन क्या आया। हमारे माशाल्लाह 17 सीटें तो लाहौर में बांट दी गई ना। लाहौर में मोमना साहब हमारे पास जरा वक्त कम है, काइंडली आप बस ये क्लियर कर दें, आप एतमाद का वोट दे रही हैं? जी, कल को अगर हम ये कहते हैं कि हमारा फैसला गलत था, इनको पहले भी वोट करने का और दोबारा भी इनको लेके आने का, सिक्योर करने का, तो मेरा ख्याल है कि गलत फैसलों में मैं मजीद अपनी एफर्ट्स नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज्यादा। आप परवेज इलाही साहब की... मैं 20 दिन अवारी में कैद नहीं रह सकती, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। लास्ट टाइम मेरी बेटी बीमार हुई थी, आई वॉज नॉट एबल टू सी हर। वो मुझे विजिट नहीं कर सकती थी, मैं उसको नहीं देख सकती। आप वोट नहीं करेंगी, यही आपसे पूछना? जी हाँ, जी हाँ। परवेज इलाही साहब के फैसले को आप समझते हैं कि उन्हें वजीर आला बनाने का फैसला दुरुस्त नहीं है? जी, मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोमना वहीद साहब। हमारे पास वक्त बहुत कम है अभी। ये तो बड़ा जी अब देख लीजिए कि कम से कम एक तो मेरे पास 3 नाम थे, जिनमें से एक नाम एक ने कंफर्म कर दिया है, खुर्रम लगारी साहब और मसूद साहब की भी एक वीडियो इस वक्त गर्दिश में है। साहब लास्ट मिनट है, वक्त बहुत कम है। मरियम नवाज साहिबा को इतनी अहम जिम्मेदारियां अचानक सौंप दी गई हैं। मुझे एक इस पे मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि जब मरियम नवाज साहिबा नायब सदर बनाई गई तो वो 20-22 गालिबन 30 नायब सदूर थे जिनमें इनका नाम पहली बार आया था। तो मुझे आजकल वो एक बहुत बड़े सीनियर वजीर हैं, तो उस वक्त उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मरियम नवाज जो कल की बच्ची हैं वो भी, उनकी खिदमत भी मेरे बराबर हो गई और मैं भी एक नायब सदर और वो भी एक नायब सदर बन गई। तो मुझे आज ख्याल आ रहा था उस टेलीफोन का कि आप तो वो ना सिर्फ सीनियर नायब सदर हो गई बल्कि चीफ ऑर्गेनाइजर हो गई। तो अब उन साहब का क्या हाल होगा और बहुत सारे साहिबान का क्या हाल होगा जो इस वक्त कैबिनेट में बैठे हैं। पार्टी का क्या होगा? देखिए, पार्टी का मसला जो है वो इस वक्त डैमेज कंट्रोल है और डैमेज कंट्रोल करने के लिए मेरा ख्याल ये है कि मरियम नवाज से बेहतर ऑप्शन इस वक्त कोई दस्तयाब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, हमजा शहबाज साहब कोशिश करते लेकिन समहाउ अपनी वजारत, मुख्तसर सी वजारत आला के दरमियान वो डिजेक्टेड हो गए शायद, और उन्होंने उस तरह एग्रेसिवली काम नहीं किया। मरियम साहिबा किस हद तक डैमेज कंट्रोल कर लेंगी? मरियम साहिबा कम से कम एक पब्लिक नैरेटिव बनाने में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन अब सोचना ये पड़ेगा कि वो जब नैरेटिव बनाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, वोट को इज्जत दो या खिदमत को वोट दो, क्योंकि वोट को इज्जत दो का उनका नारा जो था पिट चुका है। पिटा नहीं, उसे एक्चुअली वो डीलिंग के लिए काम आ गया ना, कंज्यूम हो गया। तो अब नया नारा क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है जी, देखते हैं कि मरियम साहिबा अब किस नए बयानिए के साथ मंजर आम पर आती हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।